जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आपका भी रेलवे ग्रुप डी का पेपर अभी होना बाकी है तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन संभावित पेपर 9 के रूप में, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर, विज्ञान, गणित और रीजनिंग के वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो एग्जाम में रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में इसी टाइप का लेवल, यही क्वेश्चंस इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका भी पेपर 12 तारीख को यानी कल है, 13 को है या 14 को है या आने वाली डेट्स में है, तो ये क्वेश्चन जरूर लगाकर जाइएगा। आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। चलिए एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। चलिए पहला ही क्वेश्चन देखिए, कितना स्टूडेंट है, देखते हैं कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर करेंगे। न्यूरॉन के किस भाग से होकर सूचना या संकेत दूसरे न्यूरॉन तक जाता है दोस्तों? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा इसका एक बार कमेंट करके बताएंगे एक बार सभी विद्यार्थी। तो यहाँ पे एक्सॉन आपको टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ चुका अगला क्वेश्चन। उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और 100 में से 80% इसे गलत करेंगे। गलती मत करना है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको टिक करना है, बिना किसी विलेन के सीधे जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह आ चुका है। 2026 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस मुक्केबाज ने फ्लाईवेट 51 किग्रा वर्ग का खिताब जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार बताएंगे सभी विद्यार्थी इसका आंसर। तो यहाँ पे निखत जरीन आपको टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है। एक ही इंडियन प्रीमियर लीग सीजन में सबसे अधिक छक्के लगाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो रिकॉर्ड आप सभी को पता होगा, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, याद रखना दोस्तों, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताइए आईपीएल में ये किस टीम से खेलते हैं दोस्तों? ठीक है, अगला क्वेश्चन। मार्च 2026 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। यहां पर सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ग्रुप डी के लिए ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिनका भी अभी पेपर होना बाकी है वो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ें। फुल पेपर है, पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, कैसा आ रहा है हर शिफ्ट में दोस्तों। पूरा पेपर आपको देखना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करें। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? यहाँ पर बताना कि भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक 116वीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न। अलैंगिक जनन की निम्न में से किस विधि में कटे हुए या खंडित शरीर के अंग से एक नया जीव विकसित हो जाता है? यह भी शानदार क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी एनालाइज कर लो। आप लोग अपना ये समझो कि आज पेपर देने जा रहे हैं और इस प्रकार का पेपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग टिक करेंगे खंडन, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी राशि किसी तरल में डूबे हुए पिंड पर लगने वाले उत्प्लावक बल को प्रभावित नहीं करती है? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को टिक करना ऑप्शन नंबर सी, वस्तु का घनत्व। अगला प्रश्न। देखो यहाँ पर आपको एलसीएम पूछा गया है, शानदार प्रश्न है। देखो एलसीएम के दो टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक टाइप तो ये आपके सामने है, इसके बाद एक और दूसरा टाइप भी मैं बता दूंगा। ठीक है, एक बार आप इसको सॉल्व करके बताइए। एलसीएम मतलब वो छोटे से छोटा नंबर जो दिए गए तीनों नंबरों को विभाजित कर दे। तो इन चारों ऑप्शन में से छोटा नंबर क्या है? क्या दोस्तों 42 28 को विभाजित करेगा? 28 चला जा नहीं जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो छोटा नंबर है, ये लेकिन करेगा नहीं। ठीक है, और अगर आप देखोगे 56 आ रहा है यहाँ पे, 56 कर सकता है। 21 की टेबल में 56 तो आता ही नहीं है, ये भी नहीं करेगा। हाँ, 84 वो नंबर है जो कर सकता है दोस्तों ये कारनामा। ठीक है, क्योंकि 28 का 3 गुना कितना होता है मेरे भाई? 84 होता है। 21 का 21 चौके 84, 4 गुना 84 होता है। और 24 का 14 पंचे 70, 14 छंग 84, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और ये छोटे से छोटा नंबर भी है। और दोस्तों 21 में दोस्तों 112 का भाग जाता ही नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों, मैंने कहा ना दोस्तों आपके एलसीएम और एचसीएफ के दो प्रकार के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, एक सवाल तो मैंने बता दिया और एक सवाल आपके सामने ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा सभी विद्यार्थी। देखो दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है, ये सभी को कंसेप्ट पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये कंसेप्ट तो पता ही होगा आपको। तो यहाँ पे दो संख्या दे रखी है एलसीएम और एचसीएफ उनके। यदि एक संख्या 220 है, मान लो ए नाम की संख्या 210 है दोस्तों, 220 नहीं 210 है, और बी नाम की संख्या आपसे पूछी है, लेकिन आपको एलसीएम पता है 2310 है। कितना है? 2310, और गुणा एचसीएफ आपको 30 दे रखा है। कितना? 30 दे रखा है। तो आपको ये सॉल्यूशन पूछा है, क्या होगा इसका सॉल्यूशन? तो लगाएंगे लॉजिक और सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप देखोगे 30 की टेबल से कितनी बार जाएगा? 3 7 की 7 बार जाएगा। कितनी बार?
7 बार, और 7 ही दल से इसको काट लो, 7 या 21, 7 या 21, ये 0, यानी 330 आएगा दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या निकल कर आ चुकी है दोस्तों 330, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो देखते कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर करेंगे। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर उसका वास्तविक, ध्यान से सुना, वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते कितने स्टूडेंट इसका सही आंसर कर पा रहे हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों वक्रता केंद्र के सी पर, क्या ये टिक कर रहे हो? अगर टिक कर रहे हो तो सही है, वक्रता केंद्र के सी पर, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आ चुका क्वेश्चन नंबर 12। यदि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा और आवर्धित है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखोगे कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, मतलब जो प्रिंसिपल है ना दोस्तों, उसके बीच में दोस्तों, ठीक है। ध्रुव मतलब पोल, पोल और प्रिंसिपल के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्रुव को पी से डिनोट करते हो, है ना, मुख्य फोकस को एफ से डिनोट करते हो। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर। तो याद रखना दोस्तों, एस अवस्था में होता है। किस में होता है? एस अवस्था में इसका होता है दोस्तों संश्लेषण, ठीक है। क्वेश्चन 14 बताएंगे एक बार। थॉमस कप 2026 के संस्करण में भारत ने कौन सा पदक जीता मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों भारत ने जीता दोस्तों कांस्य पदक, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीता मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 15। देखो पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, सारे क्वेश्चन अटेंड करें। इस प्रकार का जो देखो जो डेली अटेंड करके जा रहे हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन करके भी आ रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्वे चेस 2026 का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? प्रथम भारतीय कौन बने हैं बताएंगे सही जवाब इसका क्या होगा। तो सही जवाब होगा आर प्रज्ञानंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा आपसे वापस, ठीक है। ये लो अगला क्वेश्चन, साफ या सेफ के लो, महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? शानदार प्रश्न है भाई। तो ये खिताब किस देश ने जीता? ये भारत ने जीता। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, पैरालंपिक खेलों की तैयारी के तहत पैरा एथलेटिक ग्रांड प्रिक्स में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है, यहाँ पर यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये स्वर्ण पदक जीता सुमित अंतिल ने दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन टिक करना है। देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन काफी आ रहे हैं एग्जाम में। अब एक ये शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5 है। 8 साल के बाद उनके अनुपात ये हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु एक बार बता देंगे कमेंट करके, 8 साल के बाद, ठीक है सभी विद्यार्थी। ए का यानी ए का मान पूछा मेरे भाई। देखो दोस्तों वर्तमान आयु का अनुपात ए और बी का जो कितना दे रखा है, 4 और 5 दे रखा है। 8 साल के बाद ये अनुपात 5 और 6 हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करिएगा, पहले वर्तमान में ये 4 साल का था, अब ये 8 साल के बाद 5 साल का हो गया। ये 5 साल का था, अब 6 साल का, यानी 1 साल की बढ़ोतरी हुई है। अब ये 1 साल की बढ़ोतरी किसके ऊपर हुई है? 8 साल के ऊपर, यानी 8, 1 का मान 8, यानी 8 गुना है ना। तो आप एक काम करो, इनकी दोस्तों फ्यूचर एज निकाल दो। ये क्योंकि दोस्तों 8 साल के बाद हो रहा है, तो 8 पंचे 40 और 8 छंग 48, ठीक है। आपसे क्या पूछा उसने? ए की वर्तमान आयु, यानी कि 8 साल इसमें से घटा दो। तो जैसे ही आप 8 साल घटाओगे तो 32 आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि ये सवाल आप लोगों ने बना लिया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आ चुका अगला क्वेश्चन, शानदार सवाल ये भी। एक बार देखो यहाँ पे आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत ही शानदार, अगर समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस का इस प्रकार का क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए अच्छे से समझ लेंगे, यहीं पर हर एक डाउट को यहीं पर क्लियर करेंगे, ठीक है। एक आदमी ने 2 घोड़े को 2150 रुपए में बेच दिया। ओके रिपोर्ट है, मतलब कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब कि दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो बिल्कुल समान है। पहले घोड़े को वो बेचता है 10% की लॉस पर, और दूसरे घोड़े को वो बेचता है 25% के प्रॉफिट पर। वो अब कह रहा है कि ये वाली लाइन बहुत टर्निंग पॉइंट है, यदि दोनों का क्रय मूल्य समान हो। ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। यदि दोनों का क्रय मूल्य समान हो तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है, और जो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/4 होती है। गुरु 2 चीजें हमारे पास है, एक तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, यानी सामान को खरीदा होगा, और एक होता है सेलिंग प्राइस जिसमें सामान को बेचा होगा, विक्रय मूल्य। समझने की कोशिश करेंगे। पहले पे 10% का क्या होता है? लॉस होता है, यानी गुरु 10 रुपए का सामान 1 की छूट पर बेच दिया, एक के लॉस पर बेच दिया, यानी कि 9 पर बेच दिया, ठीक है। फिर आप कहोगे प्रॉफिट हो रहा है 25% का, यानी 4 रुपए का सामान 1 के प्रॉफिट पर बेच दिया।
गुरु 4 रुपये का सामान 1 के प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी गुरु 5 पर बेच दिया। यहाँ तक तो पूरी पिक्चर क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन ने टर्निंग पॉइंट क्या कहा, ये देखो मैंने इस पे कर रखा है दोस्तों, यदि दोनों का क्रय मूल्य समान हो। अब आप खुद बताइए, यहाँ क्रय मूल्य 10 रुपये है, यहाँ क्रय मूल्य 4 रुपये, क्या ये आपको समान दिख रहा है किसी भी एंगल से? गुरु ये समान तो नहीं दिख रहा है। जब समान नहीं दिख रहा तो इसे समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए इन दोनों का क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। 10 और 4 का कोई भी एलसीएम ले लो आप लोग। तो 10 और 4 में अगर एलसीएम देखोगे तो 20 एलसीएम होगा। क्यों ना मैं इस 4 को 20 बना लूँ, तो 5 से गुणा करके मैं 20 बना लूंगा। अगर मैं यहाँ 5 से गुणा कर रहा हूँ तो मुझे 5 से यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। अब मुझे 10 को 20 बनाना है, तो 10 को 20 मैं यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा। अगर मैं यहाँ 2 से गुणा कर रहा हूँ तो मुझे 2 से यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर ये मूल्य कितना हो गया? 20 रुपये। और यहाँ पर ये मूल्य कितना हो गया? 20 रुपये। फिर यहाँ पर ये मूल्य कितना हो गया? 18 रुपये। और यहाँ पर ये मूल्य कितना हो गया? 25 रुपये। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अच्छे से कि दोनों का क्रय मूल्य समान हो चुका है। गुरु जब क्रय मूल्य समान हो गया तो दोनों का क्रय मूल्य टोटल हो कितना? 40 रुपये। 40 रुपये में खरीदा और 18 और 25 कितने हो गए? 43, यानी 43 रुपये में बेचा। गुरु जी मुझे तो 3 रुपये का प्रॉफिट हो गया गुरु, इसी का तो मान आपसे पूछा है। तो 3 रुपये का प्रॉफिट का मान पूछा है, यानी 3 का मल्टीपल आंसर होगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा दोस्तों, देखो जो चीज दे रखी उसको उससे कंपेयर कर लो। उसने कहा है 2150 रुपये में बेचा है, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है 2150 और हमारा सेलिंग प्राइस 43 में आ रहा है। और हमें क्या पूछा है? लाभ या हानि। तो यहाँ पे देख पा रहे हो लाभ हो रहा है, 3 रुपये का मान पूछा है। तो अगले पेज पर करते हैं आप इसको सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे। तो ये जो 2150 रुपये है ये किसका मान है? 43 का मान है गुरु। किसका? 43 का। आपसे 3 रुपये का मान पूछा है भाई, प्रॉफिट तो 3 रुपये का ही हुआ ना यहाँ पर, यही तो पूछा, लाभ हानि बताइए, ठीक है। तो सॉल्व कर लो अब आप इस क्वेश्चन को। देखो अगर आप जीरो हटा के, अब मान लो यहाँ जीरो नहीं होता तो ये 43 का 5 गुना होता है। अब जीरो को भी उड़ा लो, ये 50 हो गया, और 50 दिया 150, तो उसको दोस्तों 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ये आपको पूछा क्वेश्चन है और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। कोई भी मन में डाउट रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भाई चीजें क्लियर हो रही हैं मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक तो कर लो सभी विद्यार्थी। रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, जो भी मेरे डेली स्टूडेंट्स हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला नेट बल 0 हो तो उसका तुरंत जो एक्सीलरेशन है वो कितना होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों 0 होगा, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है? तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जो फ्रिक्शन फोर्स पर जो भी वर्क किया जाता है दोस्तों वो हमेशा दोस्तों ऋणात्मक होगा। कैसा होगा गुरु? ये ऋणात्मक होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए, अगर आप वस्तु का वेग 3 गुना करते हो तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है, जो काइनेटिक ऊर्जा है, वो कितना हो जाए? एक बार सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मेरे जितने भी स्टूडेंट है उन सभी से रिक्वेस्ट है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो 9 गुना हो जाएगी गुरु। कितने गुना? 9 गुना हो जाएगी। चलिए ये लो अगला क्वेश्चन, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होने के कारण ये कौन सा बंध बनाता दोस्तों? बताइए दोस्तों, जब ऐसा दोस्तों, जब भी कार्बन परमाणु की संख्या सहसंयोजकता 4 होती है दोस्तों, तो उस केस में हमेशा ध्यान रखना सहसंयोजक बंध बनाएगा, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसा बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पर एक और अच्छा और एकदम शानदार सा सवाल एक बार फिर से मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट और 10% की 2 छूटें मिलती हैं। ये वस्तु को 540 रुपये में बेचता है उसके बाद, तो आपको अंकित मूल्य पूछा है। क्या आपके पास अंकित मूल्य है? नहीं है, लेकिन छूट तो उसी पर दी जाएगी। तो बिल्कुल अभी मैंने बताया था 20%, अभी क्या बताया बता देता हूँ, 1/5 होती है फ्रैक्शन वैल्यू और 10% की 1/10 होती है। तो पहले 20% की छूट, यानी 5 रुपये पे 1 रुपये की छूट, तो सामान 4 पर जाएगा। फिर 10 रुपये के सामान पर 1 रुपये की और छूट, तो सामान 9 पर जाएगा। इतने पर बेचोगे तो, लेकिन वो कह रहा है मैं भाई 540 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है, ये आपसे पूछा है। अब यहाँ से आप सेलिंग प्राइस इजीली निकाल दोगे मेरे भाई, ठीक है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये वैल्यू आप 60 बार काट पा रहे हो, क्योंकि 9 छंग 54 होता है, 60 बार हो गया। और आपको पता है 15 चौके 60 होता है, और आपको पता है 15 पंचे 75, 75 गुणा 10 कितना होगा? 750 रुपये। इनको गुणा करना है, ठीक है। आपको करना है क्या? 15 गुणा 5 गुणा 10। अब आपको पता है ये 10 और 5 इधर गुणा में, इधर आके भाग में आएंगे, है ना, तो मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया। इसी प्रकार का सवाल आ रहा है डिस्काउंट पे, ठीक है। और डिस्काउंट पे दोस्तों एकल छूट 3 वाले डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी आ रहा है, जहाँ पे आपको कठिन कठिन डाटा दिया जा रहा है। कहीं पर 46 दी जा रहा है, कहीं पर 49 दिया जा रहा है, कहीं पर 47 दिया रहा है, फिर आपको कह रहा है तीनों एकल छूट बताइए। तो ऐसे में दोस्तों कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनने हैं स्टूडेंट के लिए, ठीक है, वहीं दिक्कत पड़ रही है।
तो राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो यहाँ पर मयूर आपको टिक कर लेना है। क्या टिक करना है? मयूर आपको टिक करना है। भारत ने वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में कुल कितने पदक जीते? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से सही जवाब हो जाएगा 39। कितने पदक जीते हैं? 39 कुल पदक जीते, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 27। महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? महिला T20 विश्व कप खिताब जीता दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेथ मूनी ने बहुत ही अच्छा सा परफॉर्मेंस दिया है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है खिलाड़ी। ये लो अगला क्वेश्चन एक बार फिर से दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता लेकिन हराया किसने? किसको हराया कोई बताएगा कमेंट करके? इजी है सवाल। T20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका मैंने अभी नाम जिक्र किया था और नाम एक ही है दोस्तों, बेथ मूनी है ना। ये 2 अवार्ड ध्यान रखना दोस्तों, किसको मिले? बेथ मूनी को, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है दोस्तों। मैग लेनिंग इंग्लैंड की है, स्मृति मानदा इंडिया की, आशलिनी गार्डन ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 29 बताइए, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों? तो यहां पर वो राज्य है दोस्तों कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक, आपको टिक कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उदासी जो दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, उसमें क्या देखने को मिलता है? आपको मिनरल्स और वाटर देखने को मिलेंगे, ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो वो है दोस्तों मरकरी, ऑप्शन नंबर बी यानी पारा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है इनमें से? बताइए, इनमें से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो यहाँ पे चांदी आप लोगों को देखने को मिलती होगी दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, प्लीज मुझे आंसर बताएंगे। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, टोटल कुल 19 पदक जीते हैं भारत ने दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब एक सवाल आया, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही शानदार सा सवाल है। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो ये सवाल कुछ भी नहीं है आप लोगों के सामने, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे। 2 ट्रेनें हैं जिनकी लंबाई 150 मीटर और 170 मीटर दी गई है। अब क्रमशः 40 किलोमीटर घंटे और क्रमशः मतलब एक चाल 40 की है, एक की ट्रेन की चाल 40 है, दूसरे की चाल 32 है और दूसरी 32 किलोमीटर घंटे की चाल से एक ही दिशा, ये टर्निंग पॉइंट है, एक ही दिशा में चल रही हैं। तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी? कंसेप्ट समझो, जब एक ही दिशा में ट्रेनें चलती हैं तो उनकी लंबाई हमेशा जुड़ेगी और जो चाल है वो हमेशा घटेगी। मान लो अगर ये विपरीत होता, एक ट्रेन इधर से जा रही होती है और एक ट्रेन उधर से आ रही होती है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो इस केस में दोनों की लंबाई भी जुड़ती है और उनकी चाल भी जुड़ती है। लेकिन अभी क्या, एक ही दिशा, तो मतलब हम लंबाई तो जोड़ेंगे लेकिन चाल घटाएंगे। समय क्या होता है गुरुजी? दूरी बट्टे चाल होती है। समय क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। अब आप लोगों को पास दूरी भी है, दूरी देखोगे तो 150 मीटर की दूरी ये है और 170 मीटर की दूरी ये है, तो टोटल मिला के 320 मीटर की दूरी आपको देखने को मिल गई है, ठीक है। फिर आप चाल को घटा लो, यहाँ पर 40 किलोमीटर घंटे हैं और यहाँ पर 32 किलोमीटर घंटे हैं, यानी कि 8 किलोमीटर घंटे देखने को मिलेगा। लेकिन गुरुजी ये किलोमीटर घंटे में, हमें आंसर पूछा है मीटर पर सेकंड में, तो इस 8 किलोमीटर घंटे को मैं मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर लूंगा? मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 8 की टेबल से काटोगे 8 चौक 32 यानी 40 बार जाएगा ये, और 5 की टेबल से काटोगे 8 बार, 5 × 8 40 और 18 अट्ठे कितना होता है मेरे भाई? 144। तो यहाँ से आप इजीली कह पाओगे कि उसको एक दूसरे को मतलब कि एक तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को 144 सेकंड में पार कर जाएगी। यानी बी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आपको पूछा चतुर्थानुपाती, और चतुर्थानुपाती का जब भी क्वेश्चन आता है मैंने हमेशा कहा है कि बी गुणा सी अपॉन में ए कर लेना है। ये अपना ए है, ये अपना बी है और ये अपना सी है। अब तो आप कर चुके होंगे आंसर, ठीक है। 16 7 112 और 112 में आपको 4 का भाग देना है, 28 चौके 112, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर, ठीक है। तो 16 × 7 करना है और आपको 4 से भाग देना। आपको पता है 16 7 112 होता है और 28 चौके 112 होता है, 28 से आंसर आएगा। 4 चौक 16, 7 चौक 28, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब ये प्रश्न बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पादप के किस भाग में मुख्य रूप से होती है? तो ये दोस्तों पादप के पत्ती वाले भाग में होती है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय खेल पत्रकार संघ के सर्वोच्च सम्मान स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से सम्मानित किया गया है,
ये किसे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? बताएंगे यहाँ पर क्या आंसर हो सकता है इसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर मेरे भाई जो सही आंसर होगा विश्वनाथन आनंद आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सरकारी बैंकों के में शासन और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन आपको सक्षम ध्यान रखना है। कौन सा मिशन? सक्षम मिशन आपको ध्यान में रखना है। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फीचर्स कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? ये शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भारत चौथे स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर रहा है। क्वेश्चन 40, रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए। सही जवाब हो जाएगा वियतनाम। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये बताइए, अप्रैल 2026 में भारतीय वायुसेना ने रख रखाव कमान कमांडरों का सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया है? शानदार। एक बार ये फिर से क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सही जवाब नागपुर हो जाएगा, नागपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये लो अगला क्वेश्चन। पदार्थ के कण निरंतर गति में रहते हैं, इसका कारण उनकी क्या रहता है? पदार्थ के कण जो निरंतर गति में रहते हैं, इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण क्या रहता है? एक बार कमेंट करके बताएंगे इसका कारण क्या रहता है। तो मेरे भाई ध्यान रखोगे, इसका जो कारण रहता है वो रहता है गतिज ऊर्जा। ठीक है, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पौधों में भोजन का संवहन किसके कारण होता है, किसके द्वारा होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछेगा आपको। यहाँ पर फूड के बारे में पूछेगा आपको। अगले शिफ्ट में ये जल के बारे में पूछेगा, तो जल से रिलेटेड आपको ध्यान रखना। तो जल से रिलेटेड दोस्तों फ्लोएम आपको टिक करना है। फ्लोएम आपको टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, सॉरी, फ्लोएम तो आपका फूड रहेगा, फूड यानी भोजन जो आपसे पूछा है। फ्लोएम तो आप टिक कर लोगे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये दोस्तों भोजन के लिए दोस्तों ये फ्लोएम। ठीक है, लेकिन आपको जल के लिए पूछेगा तो क्या टिक करना है? जल के लिए आपको टिक करना है, यहाँ से ये वाला एरो हटा दो। जल के लिए टिक करोगे दोस्तों जाइलम। क्या टिक करोगे दोस्तों? जाइलम। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये वाला एरो हटा दे दो, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे गलत बता दिया। गलत नहीं दोस्तों, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल हाँ ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सही बताया, कोई इसमें रॉन्ग नहीं है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, रिवीजन करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे फूड के लिए दोस्तों फ्लोएम है। ठीक है, और जल के लिए दोस्तों जाइलम है। आपसे क्या पूछा भोजन के लिए, तो आप यहाँ पे बी और ऑप्शन फ्लोएम टिक करेंगे। ठीक है, अगर जाइलम पूछता तो जल के लिए बोलता था। ठीक है दोस्तों, ये बताइए क्वेश्चन 44 शानदार है। असंतृप्त कार्बन संतृप्त कार्बन की यौगिक की तुलना में होते हैं, किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। यानी सी वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक करके रखना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 बताइए। अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में आयोजित संघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताएंगे यहाँ पर। सही जवाब हो जाएगा क्या है? बिश्केक, किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर ये शानदार क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, परसेंटेज में एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है, एक संख्या का 40% 240 है, तो उसी संख्या का 60% क्या होगा? कोई संख्या है उसका 40%, हालांकि मैं इसको 2/5 भी लिख सकता हूँ, डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा भी दोस्तों, एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराया था, तो स्टूडेंट ने कहा था सर पूरा बेसिक से बताया करूँ। अब भाई बेसिक का इतना कहाँ टाइम है बताइए भाई, बेसिक से तो गया, जब टाइम था तब आपने पढ़ाई करी नहीं दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका कितना गुना? 6 गुना। तो आप वो संख्या निकाल दोगे ना, एक्स का मान 600 आ चुका है, तो गुरु हमें 600 तो निकाल दिया। अब वो कह रहा है 600 का 60% बता दो, ऑप्शन नंबर बी। भाई 600 का 60% क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 600 का 60% निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो क्या, 6 36 360। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा और शानदार सा सवाल है, बनाइए एक बार। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का वजन उपयोग करता है। उसका कुल वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, पहले आप ये बनाइए, पहले सीख लो। यहाँ पर एक तरफ कॉस्ट प्राइस, एक तरफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, 10% का लाभ, यानी गुरुजी 10% का लाभ का 1/10 होती है, यानी 10 रुपये का सामान गुरुजी वो 11 रुपये में बेचेगा, 1 रुपये के प्रॉफिट में। फिर वो कह रहा है 1 केजी के स्थान पर भाई उसको देना चाहिए था 1000 ग्राम। कितना देना चाहिए था? 1000 ग्राम, लेकिन उसने गुरु 800 ग्राम ही दिया है। कितना ग्राम दिया? 800 ग्राम ही दिया है। कितना ग्राम दिया हमें? 800 ग्राम ही दिया है। एक्चुअल में कितने की बेईमानी करी है? देखो 2 जीरो से यहाँ पे आप ये 2 जीरो हटा दोगे, आप कहोगे 80 रुपये का सामान था गुरुजी, उसने हमें दिया कितना? 11 110, यानी 110 में दिया। गुरुजी 30 रुपये की बेईमानी कर ली। कितने रुपए की?
30 रुपये की बेईमानी कर दी। किसके ऊपर? इस 80 के ऊपर, और हमें वैल्यू प्रतिशत में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पा रहे हो दोस्तों 37.5 आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों ऐसे मैंने किया? क्योंकि मुझे दोस्तों ये 0 से 0 दिख गया। अब दोस्तों 300/8 का मतलब क्या होता है? यानी 4 से भाग करके देख लो। 4 से भाग करोगे तो 75/2 आएगा, और 75/2 का मतलब 37.5। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। जब आपको प्रतिशत पढ़ाया जाता है ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है दोस्तों। ठीक है, ये एक 50वां प्रश्न का आंसर देंगे। 50वें का 48वां क्वेश्चन है। 24, 36 और 40 का HCF बताइए। अब यहाँ पर आपको HCF पूछा, वहां मैंने आपको LCM पूछा था। अब HCF क्या होता है? वो बड़े से बड़े नंबर, वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को विभाजित कर दे। तो इनमें से बताइए दोस्तों, चारों ऑप्शन में से इस किस में दम है? इन चारों नंबर को, तीनों नंबर को साथ में उड़ा दे एक साथ में, किस में पावर है? हमें बड़ा नंबर चाहिए। क्या 12 में पावर है कि 40 को उड़ा दे? नहीं उड़ा पाएगा। अब उसके बाद 6, क्या 6 में दम है कि 40 को उड़ा दे? ये भी नहीं उड़ा पाएगा। तो दम किस में है भाई? 4 में। बिल्कुल 4 में पूरा दम है भाई। ये 4 24 को भी उड़ाएगा, 36 को भी उड़ाएगा, 40 को भी उड़ाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे 2 को क्यों नहीं लिया, कि HCF का मतलब क्या होता है? वो बड़े से बड़ा नंबर। ठीक है, अब एक ये क्वेश्चन एक बार फिर से दोस्तों देखो, एक ऐसा मैंने करवाया भी है, तो ये क्या, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे दूं? आप बताओ भाई, मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना थोड़ी देर पहले, तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, तो प्लीज़ मुझे आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं यहीं पर होमवर्क और दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं यहीं पर होमवर्क दे रहा हूँ दोस्तों। वो अलग मैंने आपको कहा था ना, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। चलो यहाँ पे वो होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ 10%। चलो छोड़ो यार, लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो प्लीज़ मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट के बॉक्स में। अब एक ये अंतिम प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। ठीक है, 7 मित्र हैं, वो उत्तर की ओर दिशा में अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति यानी लाइन में। ठीक है, ठीक है, टी के बाएं केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी के दाएं केवल डब्ल्यू बैठा है, और डी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। बी यू के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन वी के दाईं ओर है, किसी स्थान पर बैठा। तो वी और यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए? शानदार क्वेश्चन लग रहा है, पढ़ने में तो अच्छा लगा। चलिए सॉल्व करते हैं, बनाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? तो पहली लाइन पकड़ो। पहली लाइन कह रहा है टी के बाईं केवल, ये केवल आपकी बहुत हेल्प करता है, 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो पहले टी बिठाओ। अब टी के बाद केवल 3 व्यक्ति होने चाहिए, मतलब कि हमारी 4 जने फिक्स हो चुके हैं, 4 जनों की जगह फिक्स हो चुकी है 7 में से। आगे बढ़ते हैं। डी के दाएं केवल डब्ल्यू बैठा है। अब डी के दाएं केवल डब्ल्यू होना चाहिए, फिर उसके बाद कोई भी नहीं होना चाहिए। तो डी के दाएं डब्ल्यू केवल कैसे? डी के दाएं, तो डी यहाँ बैठाओ और डब्ल्यू को यहाँ बैठा दो। अब इन दो की जगह फिक्स हो चुकी, क्योंकि उसने केवल वर्ड यूज कर दिया। केवल का मतलब कि कोई भी नहीं होना चाहिए। आगे डी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति, फिर से केवल आया, या फिर से मदद करेगा अपनी। डी और सी के बीच में केवल 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति कैसे होंगे? 1 2 और ये 3 और ये सी, ये आ गया दोस्तों 3 व्यक्ति। देखो 3 व्यक्ति, एक ये टी दूसरा और ये तीसरा, ये बिंदु लगाए, वो 3 व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो 2 2 4 2 6, एक व्यक्ति की जगह बची, वो सी के इधर होगा, जस्ट इधर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? अब आगे कह रहा है कि बी यू के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन वी के दाएं किसी और स्थान पर बैठा है। मतलब कि बी यू के तो बाएं होना चाहिए, लेकिन वी के दाएं होना चाहिए। तो वी के दाएं कैसा बनेगा? वी के दाएं हम कैसे बनाएंगे? देखो अगर मैं यू यहाँ बिठाता हूँ, तो यू के दाएं ये बी हो जाएगा, ये इसके दाएं हो गया, और ये वी किसके? बी के दाएं हो गया। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है। अब क्वेश्चन ने क्या डिमांड करी है? क्वेश्चन ने डिमांड ये की है कि यू और वी के बीच में कौन बैठा, कितने व्यक्ति बैठे हुए, कितने व्यक्ति बैठे हुए। तो यू कहाँ पर है गुरु? यू आपको कहाँ पर दिख रहा है गुरु जी? यू यहाँ दिख रहा है, और आपसे वी के बारे में पूछा, वी यहाँ पर, इनके बीच में 1 2 3 गुरु जी 3 व्यक्ति बैठे हुए। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बारी आपके होमवर्क के क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, एक दुकानदार है दोस्तों, उसने एक दुकानदार है दोस्तों, उसने दावा किया है दोस्तों। उसने क्या दावा किया है? उसने दावा ये किया है, उसने दावा क्रय मूल्य पर बेचने का किया है। उसने क्रय मूल्य पर, एक दुकानदार ने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बेचने का दावा करता है। ठीक है दोस्तों, दावा करता है। ठीक है, वह 1 kg के स्थान पर, ये आंसर करिएगा, 750 ग्राम सामान देता है। उसका प्रॉफिट प्रतिशत, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज़ बताइएगा आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ये क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है, डाटा को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। 1 kg के स्थान पर 750 ग्राम ही देता है। ठीक है दोस्तों, और वो किस पे? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा आप लोगों का।
वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ाते दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लेंगे जिसने लाइक नहीं किया है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है दोस्तों। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों कल इसी टाइम पर। उससे पहले दोस्तों अभी जो गणित और रीजनिंग क्लास आई है 7 बजे, वो जरूर देख लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।